Greetings everyone. Last time we have discussed about the development leading to the बोहर्स मॉडल कि बेटा बोहर मॉडल के रिगार्डिंग हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी। तो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो हमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दोनों क्या एक्सप्लेन करती है? दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर, कि लाइट का ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल कौन कौन सा? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, की लाइट वेव की तरह भी मूव करती है और पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स भी होती है बेटा लाइट। तो ये चीज़ें बात तो हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन अब आ जाता है सेकेंड थिंग जो आपको ये बताता है कि बोहर मॉडल तक हम कैसे पूछ रहे हैं। तो एक और बात मैंने आपको लिखवाई थी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या कह रही हूँ बेटा मैं आपको? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। सेकेंड क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में आनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा एक्चुअल में एक मतलब मैं कहूँ लाइट को, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को शो करना। कि जैसे वाइट कलर है आपका, लाइट का वाइट कलर होता है, तो वाइट कलर ऑफ लाइट को अगर हम 7 कलर्स में पढ़ते हैं तो वो 7 कलर उसके विबग्योर क्या है? एक तरीके से स्पेक्ट्रा है। यानी स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशन इनटू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रा। की स्प्लिटिंग हो जाना लाइट का, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्लियर है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। किसके हेल्प से होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी आपका प्रिज्म हो गया। जब आप प्रिज्म में से लाइट को पास करते हो, इट विल डिवाइड इनटू 7 कलर्स यानी कि विबग्योर। तो ये क्या है? आपका स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा दो तरह से होता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? जैसे आपका विबग्योर है, कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती बिटवीन द वी कैन से बिटवीन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, कि ये जो कलर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं इनमें कोई सेपरेटिंग लाइन नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? आपका नॉर्मल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है? लाइक अ लाइन स्पेक्ट्रा, कि जैसे आप सोडियम लाइट है, सोडियम की लाइट हो, उसको आप ऑब्जर्व करते हो स्प्लिटिंग के बाद, तो वो जो येलो कलर है वो डार्क लाइन से सेपरेट हो जाता है। सो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। की एमिशन लाइन क्या हो जाती है कि जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरीके से, मतलब लाइट और डार्क ब्लैक कलर की लाइंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये डार्क स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। और अगर हम कहें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपका, तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपका दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा? मैं रब कर रही हूँ बड़े।
emission spectra and absorption spectrum. एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लाइट सोर्स, कोई भी सोर्स हो आपका, सोर्स कोई भी हो, उसमें से जो सोर्स में से लाइट निकल रही है, उस लाइट को हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट में लेकर आते हैं, और जब हम उसको डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करके उसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब हम सोर्स में से लाइट को लाते हैं, स्लिट में से पास करते हैं, और फिर उसको किसी सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं, पहले लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं, जिससे कुछ लाइट ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, और जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसको बाद में हम प्रिज्म में ऑब्जर्व करते हैं। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि पहले हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। गॉट इट बेटा? कि उसको जब हम लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर में से यानी प्रिज्म में से पास करवाने से पहले किसी सॉल्यूशन में से एब्जॉर्ब करवा के फिर पास करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो बेटा ये स्पेक्ट्रा मैं आपको क्यों बता रही हूँ या क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन। किस में ऑब्जर्व किया गया बेटा? ये इन केस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक गैसेस भी स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं एक जनरल बात से आपको समझा रही हूँ कि जो हाइड्रोजन लाइन है, हाइड्रोजन गैस है, एक कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया हाइड्रोजन गैस में से, तो उसने रेज को एमिट किया, फिर उस रेज को प्रिज्म में से पास किया, जो स्पेक्ट्रा मिला वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कहलाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमें नंबर ऑफ लाइंस मिली, जो नंबर ऑफ लाइंस को ये रख कर बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस मिली, और इस नंबर ऑफ लाइंस को अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, डार्क लाइन, फिर गैप, फिर लाइन, फिर गैप, फिर लाइन, फिर गैप, फिर लाइन, लाइक दिस, तो ये 5 लाइन मिली। कौन सी? लाइमन, बल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, ये इस तरह की लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व की गई। तो अब आ जाते हैं बेटा ये सारी बातों को समझने के बाद कि बोहर मॉडल तक हम कैसे पहुंचे, कि हमने ये देखा कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, और लाइट को जब हम किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में से पास करते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाती है इनटू वेरियस कलर्स। तो इसको भी हमने ऑब्जर्व किया लाइट के नेचर में। तो इसके बाद हमारा क्या आ गया कि बोहर मॉडल, कि नील बोहर ने एक मॉडल दिया 1913 में ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनर्जीज, कि एनर्जीज के बेस पर बोहर ने मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया बेटा बोहर ने? कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड एनर्जी शेल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या है बेटा? फिक्स्ड एनर्जी शेल। इन फिक्स्ड एनर्जी शेल को, मींस इनकी एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। इन फिक्स्ड एनर्जी शेल को स्टेशनरी एनर्जी शेल,
स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि रुका हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो इसको क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट। क्या नाम दिया गया बेटा इनको, ऑर्बिट। और इन एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं बेटा। और बोहर मॉडल ने वेरियस एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज भी बताए। हम यहाँ पे फॉर्मूलेज का लर्निंग प्रोसेस पे नहीं आते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि लोअर एनर्जी शेल जो न्यूक्लियस के करीब होगा, हायर एनर्जी शेल जो न्यूक्लियस से दूर होगा। और अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को कैसे बोहर मॉडल एक्सप्लेन करता है, या हम बात करते हैं कि हमें वेरियस काइंड्स ऑफ लाइन क्यों मिलती हैं। या बोहर मॉडल बेटा इतना ही है जितना आप 9th में समझ के आए थे कि सेंटर में न्यूक्लियस है, आउटर शेल एनर्जीज है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में मर्ज नहीं होता क्योंकि उसको एक एनर्जी अब बात वही करते हैं कि जब वो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था, क्या मॉडल, रदरफोर्ड को किसने फेल किया था, मैक्सवेल ने। उसने क्या कहा था, जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में मर्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये बोहर मॉडल क्या कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी शेल में चक्कर लगाते हैं, ये कभी भी अपनी एनर्जी को एकदम से डाउन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ना E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है। जब तक उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल नहीं मिलता ना तो वो ऊपर की तरफ जंप करते हैं ना ही वो नीचे की तरफ डाउन आते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है बेटा, कि 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट, तो ये फिक्स्ड एनर्जी शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो मूव इधर से उधर नहीं करते। दूसरी बात है, अब जैसे हमने बात की हाइड्रोजन में, अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन, तो व्हाई वी गेट अ नंबर ऑफ लाइंस। मैंने आपको इतनी सारी लाइंस बताई थी ना, कौन कौन सी, लाइमन, बर्मर, ब्रैकेट, पास्चन, पीफन, लाइमन, बर्मर, ब्रैकेट, पास्चन, पीफन। तो मैंने आप पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, पास्चन, ये ना एक्चुअल में साइंटिस्ट के नाम पर ही है, ब्रैकेट, पीफन। अब आप कहोगे कि मैडम इलेक्ट्रॉन तो एक और नंबर ऑफ लाइंस या स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इतनी सारी क्यों, क्योंकि हमने जो हाइड्रोजन में वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया था वो एक्चुअल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको पता है ना 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। 1 मोल में कितने होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर एटम्स होते हैं। तो जब हमने हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिला इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, एक्साइट होकर ये हायर एनर्जी लेवल में चले गए। आप पढ़ते हो ना 1s1 2s 2p, तो ये हायर एनर्जी लेवल में चले गए। जरूरी नहीं है कि वो एक स्टेप आगे जाएगा, जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो उतना ज्यादा आगे जंप कर जाएगा। तो जब वो उतना ही ज्यादा जंप कर जाएगा, और ये स्टेट क्या कहलाती है, ये स्टेट कहलाती है बेटा एक्साइटेड स्टेट, कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी शेल में चला जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो एक्साइटेड स्टेट जरूरी नहीं है एक ही शेल की हो, वो नंबर ऑफ शेल्स की हो जाती है। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी शेल में वापस आता है
तो जितनी एनर्जी है वो छोड़ कर आता है। अब जैसे हमें वेरियस कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, मान लीजिए ये दुपट्टे का कलर मुझे रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट पड़ी तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक्साइटेड हो गए। आपको पता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए, बिना लाइट के हम ना तो कलर देख सकते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो एनर्जी जो उन्होंने एक्स्ट्रा ली है वो छोड़ कर आते हैं, और जिस जिस रेंज में वो एनर्जी छोड़ कर आते हैं उसका वो पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देता है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ द बोहर मॉडल। अब इसमें आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि बोहर मॉडल आपका एक्चुअल में क्या था, सक्सेसफुल तो था, क्योंकि इसने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो उसके अंदर मर्ज नहीं होता, यानी इसने स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बताया। और बोहर मॉडल ने ये भी समझाया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा इतनी नंबर ऑफ लाइंस क्यों आती है, या हमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब जैसे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आपका हीलियम 1 पॉजिटिव ले लूँ तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, या लिथियम 2 पॉजिटिव ले लूँ तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो उनमें ऐसा स्पेक्ट्रा क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि वे एनर्जी लेके हाइयर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं और फिर लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं, तो वो जितनी एनर्जी लेते हैं वो सब छोड़ कर आते हैं। तो इस तरह की बातें किसने बताई थी बेटा, बोहर मॉडल ने बताई थी। और ये बोहर का जो मॉडल है वो बहुत टाइम तक कहूँ तो बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये मॉडल भी क्या था बेटा, फेल हो गया। ये मॉडल भी एक्चुअल में फेल हो गया। ये मॉडल इतना आगे तक नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, इसके बारे में हम बात करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। मैं ये आपको ना दिखा के करवा देती हूँ आपकी बुक में। जैसे आपका ये देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सेकेंड शेल में भी जा सकता है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, कहीं पे भी जा सकता है, और जब वो वापस फर्स्ट शेल में आएगा तो वो लाइमन देता है, सेकंड में आएगा तो बल्मर, थर्ड में पास्टन, फोर्थ में ब्रैकेट, फिफ्थ में पीफंड। इस तरह से वो एक्साइटेड में, ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी एनर्जी लिए सारी छोड़ के आएगा, कुछ एनर्जी वो नहीं भी छोड़ता, वो वहाँ तक आ जाता है। तो इस तरीके से हमें वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिलता है। अब लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में एक्सप्लेन तो कर दिया बोहर मॉडल ने, लेकिन ये बोहर मॉडल और भी ज़्यादा फेलियर क्या बेटा, नई नई डेवलपमेंट होगी तो नई नई बातें हमें सीखने को मिलेगी। तो नई बातें हमें क्या पता लगी कि इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दो क्लोज एटम्स का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। जीमन इफेक्ट्स और स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाया। जीमन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को फर्दर स्प्लिट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन कर पाया। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का ये स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा वाले को एक्सप्लेन कर पाया, कौन, बोहर मॉडल। और कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एन मोलिक्यूल टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिर्फ एक मॉडल था, इसने आगे कोई बॉन्डिंग का लॉजिक नहीं क्लियर किया, कुछ ऐसी बातें नहीं बताई। तो बेटा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट होता है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। कौन सा मॉडल है बेटे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ से आपका मेन इम्पोर्टेंट टाइप शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो मैंने आपको देखो ये प्रीवियस बातें बताई। रेडबर्ग फॉर्मूला होता है बेटा फॉर द वेव नंबर्स को कैलकुलेट करने का। ये न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको कुछ नहीं करवाने वाली, सिंपल सी बातें बता रही हूँ बेटे
कि आपने चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ना है और कुछ लिखने का आपको मेन टॉपिक जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आप लिखते भी जाइए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक है। और एनर्जी को ना एक बात यहाँ देखना, जो एनर्जी होती है हम उसको नेगेटिव साइन से लिखते हैं। नेगेटिव साइन से लिखने का कारण यहाँ लिखा हुआ है। नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव में एनर्जी नहीं गई, सिर्फ इंडिकेशन है बेटा ये। तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर आप इसके बारे में डाउट पूछ लीजिएगा। थैंक यू।